अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज एक इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ करवाने वाले हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी में रिप्रेजेंट भी किया, बिलावल भुट्टो को पढ़ाया भी, इमरान खान साहब की जूनियर भी रहीं और पीटीआई की सपोर्टर भी हैं और पीटीआई के डिफरेंट सैनेटर्स के साथ काम भी करती रहीं। आज हम आपको इस प्रोग्राम में पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र से दिखाएंगे, उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो थे कैसे स्टूडेंट थे और इमरान खान साहब ने जो वादे दावे 2010 में किए, क्या 2018 में वज़ीर आज़म बनकर उनको पूरा किया या नहीं। तमाम तो सिचुएशन जानेंगे। हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल की बुनियाद पर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ये भी जानेंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान में वक्त, क्योंकि बाहर तो लोग कहते हैं बहुत फैसिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान में सिर्फ टेंशन्स मिलती हैं, ऐसा कुछ है या फिर नॉर्मल है दोनों मुल्कों में ज़िंदगी? वालेकुम अस्सलाम हिना, थैंक यू एंड प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मेरा तो दिल पाकिस्तान में ही लगता है, तो ऑफ कोर्स यू नो टेंशन्स बाहर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन आई एम रियली एंजॉइंग इट। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, लोगों से इंगेज कर रही हूँ सियासी काम, तो आई एम हैविंग एन अमेजिंग टाइम। पाकिस्तानी मुश्किलात और वहाँ की मुश्किलात में सिमिलैरिटीज़ हैं या यहाँ की मुश्किलात कुछ और हैं, वहाँ की मुश्किलात कुछ और हैं? मुझे लगता है यहाँ की मुश्किलात बहुत ही बेसिक हैं, जैसे यू नो जैसे बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ ब्राउन फील्ड, यहाँ पे इतना काम है होने वाला यू नो, और इंग्लैंड इज़ अ ग्रीन फील्ड। सो इस तरह मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बड़ी लक्शोरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, यू नो, वुमेंस राइट्स। लेकिन यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम तो बेसिक चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, प्राइसेस और यू नो हमारी जो क्लास डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे लक्शोरियस। तो एक दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी ज़रूरियात की मुश्किल है बेसिकली जो कहा जाता है। तो मैम आप आई हैं लंदन से, लंदन में हैं हमारे नवाज शरीफ साहब और नून लीग की काफ़ी ज़्यादा क़यादत। अक्सर टीवी पर यह नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा शोर वावेला मच रहा है, वो भी वहाँ पर तंग आए हुए हैं एवन फील्ड में कि ये क्या हो रहा है, रोज़ पाकिस्तानी आके जो है तमाशा लगाते हैं। ऐसा वाकई में हो रहा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में ही हमें दिखाई देता है? नहीं, ऐसा वाकई ही हो रहा है। वहाँ पे बहुत एहतजाज करते हैं लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके बाकायदा, और फिर मैं अक्सर हम वहाँ से जब ड्राइव कर रहे होते थे तो उनके घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं और यू नो विद बैनर्स, और कभी यू नो पीपल आर यू नो ऑनेस्टली इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत तंग आ गए हैं और उनको चोर और यू नो इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी वहाँ पे डिफेम होते हैं, और लोग तो इस हद तक चल जाते हैं, अंडे भी फेंकते हैं उनके घर पे। तो वहाँ पे उनका जो यहाँ पे इमेज है वहाँ पे भी वही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब तंग आए हुए हैं और उनका इमरान खान में और पीटीआई में बहुत एक ट्रस्ट है। तो इसीलिए तो रिमिटेंसेस इतनी बड़ी थी जब इमरान खान के टाइम का गवर्नमेंट यू नो उनका दौर था, तो रिमिटेंसेस इसीलिए आ रही थी, उनका एक ट्रस्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो दे रियली लाइक इमरान खान। डू यू थिंक सो कि जैसे एहतजाज किया जाता है नून लीग की क़यादत के घर के बाहर, एवन फील्ड के बाहर, या नवाज शरीफ साहब के या नून लीग के जो क़यादत है उसके घर के बाहर, ये ठीक तरीका है एहतजाज करने का या कुछ और होना चाहिए? इस तरीके से खुल्लम खुल्ला नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि पीटीआई जो मुखालफिन है उनके जो कारकुन है उनका ये कहना है कि पीटीआई जो है वो बदतमीज़ी करती है, वो बदतमीज़ जमात है, उन्होंने तू तराक की आदत डाली और इस तरीके की जो सियासत है पीटीआई से शुरू हुई। डू यू थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये जो एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सारी एक दूसरे को डिफेम कर रही हैं और दे ऑल हैव सिमिलर टैक्टिक्स। पीटीआई तो एक्चुअली प्रोसेस फॉलो कर रही है, यू नो अभी तक वही तो हैं जो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं। और जब यू नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो इमरान खान ही फॉलोड द कोर्ट्स एंड ही लिसन्ड एंड ही लेफ्ट। सो अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलीज, ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। ये सही तरीका है। जो उनके खिलाफ हुआ है, जो अभी पीटीआई की रैली में रिसेंटली जो अभी हुआ है मार्च में, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वो अब ये कौन कर रहा है? सो यू नो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि एक पार्टी है और एक सियासी यू नो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं और उसके विद इन अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये तो सब कुछ सियासत का हिस्सा है। कानून के मुताबिक तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम इंटरनेशनल फोरम पर जो है आम पाकिस्तानी की अगर बात करें, हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि खान साहब के साथ ज़्यादती हो गई या हमारे हुकूक किस तरीके से जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। वोट देने का हक़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं। तो मैडम ये कहिएगा कि आम पाकिस्तानी इंटरनेशनल फोरम पर किस तरीके से जो है अपनी आवाज़ उठा सकता है? कोई फोरम है ऐसा जिसमें पाकिस्तानी जाके बता सके? पाकिस्तानी के लिए देखिए, अब पूरी दुनिया देख रही है जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो हुआ है ज़िले शाह के साथ, और ये सब ने नोटिस किया है, यूएन तक ये बात कही है। तो पाकिस्तानीज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट हैं। हम जो पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो अपने ओवरसीज़
पाकिस्तानीज़ को अपील कर सकते हैं, और वहाँ पे एक PTI की और पूरे पाकिस्तानीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो एक तो उनको अपील करें, दूसरा जो हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप UN को लिखें, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखें, तो ये सब और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर दें तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे नोटिस इट एंड दे विल पिक अप ऑन इट। लेकिन नोटिस तो करते हैं, कभी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है अपील की। पाकिस्तान में तो उनका कहना है कि हाँ, क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं वो सियासत में हैं और वो होल्ड कर रहे हैं तमाम तर चीज़ें, तो इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती। लेकिन मैडम, अगर UN नेशन में लिखी और पीछे से अगर सुनवाई ना हुई तो फिर क्या करेंगे? सुनवाई होती है वहाँ पे, ये हमारे लीडर्स का काम है। अब लोग तो, हम तो पिटिशन कर सकते हैं ना, हम तो फाइल कर सकते हैं कि ये हमारी कंट्री में हो रहा है, ये वायलेशंस हो रही हैं। लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी जब वेरी प्लीज़ कि US ने ये चीज़ें पिकअप की, और उनकी जो अभी करंट रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने 60-70 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें सारी वायलेशंस जो जब से लास्ट ईयर से, जब से PDM गवर्नमेंट आई है, और हमारी रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स जो है, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, उसमें ये था कि हमारी जो रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, दिस इज़ 129 आउट ऑफ 140, इतने हम उसमें सो वी आर लो इन दैट। सो ये इंटरनेशनल ऑडियंस ये पिकअप कर रही हैं चीज़ें, और लेकिन ये हमारे लीडर्स का काम है जो इसको अब फोर फ्रंट पे लेकर जाएं। तो अब ये कहाँ है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये जो हमारे सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको तो ये चीज़ हाईलाइट कर रहे होना चाहिए, और जो हमारी कंट्री के हालात हैं, दे शुड बी टेकिंग दिस टू द UN एंड फाइटिंग फॉर द पीपल। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब का किरदार जो है वो उनको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और ये बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फॉरेन मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब, उनको पढ़ाने का आपका इत्तफाक हुआ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was good, it was interesting. Of course, उस वक्त जब मैं उधर अपनी PhD कर रही थी तो वो अपना बैचलर्स कर रहे थे, और पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया मैं उस कोर्स में पढ़ा रही थी उनको, और उसी वक्त कुछ रिसेंटली हिज मदर हैज़ पास्ड अवे, बेनज़ीर भुट्टो, तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम भी था बिलावल के लिए, बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए टू टीच हिम एंड टू सी how he is as a student and to engage with him. अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, क्योंकि आपके तमाम स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानी एक इतने बड़े लीडर के ख़ानदान से, और बेनज़ीर भुट्टो जो बीबी थी वो बड़ी फेमस थी पाकिस्तान में, उनके बेटे को पढ़ाना, इस हवाले से क्या आपने एक्सपीरियंस किया, और जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे वो निकले? देखिए, एक तो हम बीबी की बात कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से आई एम अ फ़ैन ऑफ हर, एंड आई डिस्पाइट जो भी उनकी लिमिटेशंस थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, लेकिन शी वाज एन इंस्पिरेशनल लेडी फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, एंड आई वाज इंस्पायर्ड। जब मैं ऑक्सफोर्ड में थी तो मैं उनके बारे में पढ़ती थी, और उनकी ऑक्सफोर्ड यूनियन में वो प्रेसिडेंट थी, तो मैंने उनको बड़ा उनकी फॉलो किया, उनकी लाइफ को, कि वो ऑक्सफोर्ड में कहाँ इंगेज होती थी, वो कैसे प्रेसिडेंट बनी, एंड उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। सो आई वाज अ फ़ैन ऑफ हर, एंड सो इन दैट सेंस उनके बेटे को पढ़ाना भी एक प्रिविलेज था टू बी इन द सेम काइंड ऑफ। लेकिन हाँ, आई थिंक फ़र्क है ऑफ कोर्स बीबी में और बिलावल में। आई थिंक आप बुक स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो आप लोगों को समझें, उनके लिए एहसास करें, और अपने आप को पॉलिश करें और ग्रूम करें टू एक नेचुरल फ्लेयर भी होती है। सो एक लीडरशिप और बीइंग अ गुड स्टूडेंट एंड एकेडमिक इज़ डिफरेंट। सो या आई एम नॉट श्योर इफ़ अच्छे लीडर हो सकते हैं या नहीं हो हाँ सकते। हाँ, मुझे मतलब आई थिंक ये लीडरशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। जी। खान साहब भी ऑक्सफोर्ड में थे जब जी, आप थी, जी। तो वो क्या एक्सपीरियंस था, उसके हवाले से भी आप कुछ? हाँ, वो जब मैं वहाँ पे वो पढ़ रही थी तो इमरान खान वहाँ पे अगेन उस वक्त अपने PTI के लिए बहुत एक्टिवली कैंपेन कर रहे थे। कौन सी ईयर की बात है? ये था, मैं वहाँ पे थी 2007 से 2011, तो वो 2010 में वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में, जो वहाँ की सबसे दुनिया की बहुत मशहूर डिबेटिंग सोसाइटी है, वहाँ पर वो आके लेक्चर उन्होंने दिया, और PTI के बारे में बहुत उन्होंने बातें की और अपनी कैंपेन की कि वी विल बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उनकी जो पूरा वो एक गेस्ट लेक्चर था, तो वो बहुत ही, इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम। उनसे फिर मुलाकात भी हुई, और उसके बाद फिर दोबारा उनकी जब उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की, उसके बाद अपनी बुक पब्लिश किया, तो मैं उनकी बुक की लॉन्च में गई, तो जमाइमा भी थी वहाँ पे, सो आई मेट हिम अगैन। सो मेरी उनसे इस तरह इंटरेक्शंस हुई थ्रू इस तरह के इवेंट से। तो अब ऑफ कोर्स 2010 में जब आपने होस्ट किया तो ऑब्वियसली उन्होंने जो बातें की वो आपने जी, सुनी भी होंगी। जी। आपको क्या क्या बातें याद है कि खान साहब हाँ, ने 2010 में क्या क्या दावे किए, जी। क्या क्या वादे किए, और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि क्या उन दावों और वादों को पूरा भी किया या नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं दावे क्या क्या किए एज ए लीडर, आपको क्या क्या याद है उस स्पीच में से?
اس اسپیچ میں مجھے ایک چیز بہت ویزبلی یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنی اسپیچ شروع کی تو انہوں نے کہا وی ول بی گورنمنٹ دیٹ ول میک اے ڈفرینس ان ٹرمز آف کہ ہم رول آف لا لے کر آئیں گے. اور یہ چیز یہ ابھی تک وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آئی واز تھنکنگ رول آف لا پہ اتنا کیوں ایمفیسس ہے. اس کا یہی مقصد ہے کہ جب ایک سوسائٹی میں رول آف لا ہوگا تو پھر ساری جو ہماری انکوالٹیز ہیں وہ خود سے ہی فکس ہو جائیں گی نا. ایک سسٹم ہوگا, لوگ ڈریں گے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پولیس ایک پنشمنٹ ہوگی. رول آف لا کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پش کیا اور اکانومی پہ بہت پش کیا اور جو کرپشن ہے ٹو روٹ آؤٹ کرپشن. تو یہ 2-3 ایسے میسیجز ہیں جو بہت اسٹرانگ تھے. اور ان کا کانفیڈنس کہ ایک نیو پاکستان چینج اینڈ آلسو ان کی جو اپنی ایک امیج ہے پاکستان کے لیے, جب وہ آئے اپنے دور میں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی اچھی طرح ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. تو دس جو دعوے انہوں نے 2011 میں کیے 10 میں وہ 2018 کی حکومت میں آپ کو دکھائی دیا, کیونکہ بہت سے لوگ جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے آخر کیا نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے جو ہے سڑکیں بنائی, موٹر وے بنائے اور بہت سا ایسا انفراسٹرکچر بنایا جو کہ فزیکلی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو خان صاحب نے کیا کیا پاکستان کے لیے, آپ ذرا عوام کو بتائیں, کیونکہ خان صاحب نے, آپ اس وقت موجود تھے جب خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ سب کچھ چینج کر دیں. جی, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے دیکھیے یہ ان کی فرسٹ ٹرم تھی ایز پرائم منسٹر اور اٹ وازنٹ اے کمپلیٹ ٹرم. تو انہوں نے شروع جو میرے خیال میں انہوں نے جو ایک پاکستان کے لیے کچھ ایسے انہوں نے پروگرامز شروع کر دیے اور کچھ ایسی انویسٹمنٹس جس سے پاکستان ایک لانگ ٹرم میں صحیح روٹ پہ جا رہا ہے. اب ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, سو یہ اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ود ان 3.5 years آپ ایک, اور اس میں پینڈیمک بھی تھا. عمران خان نے تو اکانومی کو اگر ہم دیکھ لیں, انہوں نے ریمیٹنسز کتنی انکریز ہوئی پاکستان, اوورسیز پاکستان جو میں پہلے کہہ رہی تھی, دے ٹرسٹ ہم, دے لائک ہم بیکاز ہی از آنیسٹ, ہی از ناٹ کرپٹ. تو ایک ٹرسٹ ہے ان کو پاکستان, ایک پازیٹیو امیج ہے عمران خان کا بیکاز ہی ہیز دیٹ ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی. تو ریمیٹنسز ہماری بہت انکریز ہوئیں. یہ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ ہیوج بوسٹ تھا بیکاز ہمیں ڈالرز مل رہے تھے تو ہم اپنے امپورٹس ہمارے لیے ایزی ہو گیا. ہم اپنے امپورٹ, بیکاز ہم ایک امپورٹ ڈریون کنٹری, تو ہمارا ڈیٹ اس طرح نہیں بڑھ رہا تھا جیسے اب بڑھ رہا ہے. اور اس کی اور ٹیکس کلیکشن انہوں نے کتنا 6,100 ٹیکس کلیکشن انہوں نے کیا جو صحیح طریقہ ہے, رادر دین کہ جو اب ہماری PDM گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہیں, وہ IMF کی جو ساری ہارش سے ہارش کنڈیشنز ہیں ان کو اگری کر رہی ہیں اور ہماری پرائسز انکریز کر رہی ہیں, فیول پرائسز, الیکٹریسٹی پرائسز. جب سے میں پاکستان آئی ہوں کوئی 3-4 دفعہ انکریز ہو چکی ہیں. تو یہ, اور عمران خان کے دور میں ایسا نہیں تھا. اب اس میں ان کے پورے دور میں کوئی 55 روپیز پر لیٹر انکریز کیا تھا انہوں نے فیول میں, اور انہوں نے 15 دن میں 60 روپیز پر لیٹر انکریز, سو ہاں جب ایک دم سے کیے تھے. سو یس ایگزیکٹلی, سو ود ان 15 days انہوں نے اتنا, جو ان کے پورے دور میں اتنا نہیں ہوا تھا. سو یہ ان چیزوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسز پر, انہوں نے غریب لوگوں کا سوچا, اور یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالا. انہوں نے ایک صحیح سسٹم ہے جو ٹیکس کلیکشن, مڈل کلاسز اپر کلاسز کو ٹیکس کریں, اور احساس پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا. انہوں نے اس طرح کے بہت انیشیٹیوز تھے جو جس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کو وہ اصل میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ چینج کرتے ہیں تو یہ پروگرامز آپ شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو 2-3 ٹرمز چاہیے ہوتی ہیں. اب 3.5 years, اور اس میں جو پینڈیمک آ گیا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کورونا کی صورتحال تھی اس میں ایسی پالیسیز کو اپنایا گیا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تنگ رہے, آلدو کہ حکومت نے 14,000 روپے جو ہے غریب اور مستحق افراد تک پہنچائے. لیکن آپ کمپیریزن کریں گے, کیونکہ آپ یہاں پر موجود نہیں تھی, آگے صاحب جو ہے باہر موجود تھی, تو آپ نے بتانا ہے وہاں کی پالیسیز اور پاکستان کی پالیسیز دونوں میں سے پاکستانیوں کے لیے کیا بہتر تھا. کیا obviously اتنا پینڈیمک تھا, آپ کو اس طرح کھلے نہیں بھیجا جا سکتا, جان کا خطرہ ہے. خان صاحب کی پالیسیز کو آپ وہاں بیٹھ کر کیسے جج کرتی؟ خان صاحب نے تو بہت پینڈیمک, میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کی جو دا وے دے ڈیلٹ ود دا پینڈیمک واز ریمارکیبل. اس میں پھر آرٹیکلز آئے تھے اس ٹائم پہ نیو یارک ٹائمز میں, اور پاکستان کو پریز ملا تھا کہ جس طرح عمران خان از ہینڈلنگ دا پینڈیمک. اور انگلینڈ میں تو اٹ واز آف کورس بہت ہی ڈارک ٹائمز تھے, یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی مشکل ٹائم تھا. تو ہم ان کو اس دور پہ جج کرنا کہ وہ اب یہ جو PDM گورنمنٹ بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس وقت یہ گروتھ ریٹ تھا اور اب یہ ہے, اور اسحاق ڈار کیپس comparing the economy and saying کہ ہمارے ٹائم پہ جب آپ نے ہمیں دی تھی تو اس کی رینکنگ یہ تھی اور اب اس پہ ہم گر گئے.
पार्लियामेंट में रोज़ाना वो स्पीचेस पे मैं देखती हूँ वो सेनेट में ये बात कर रहे होते हैं, लेकिन पेंडेमिक था, हम कैसे इसको एलिफेंट इन द रूम, हाउ कैन वी इग्नोर इट, पेंडेमिक था। और उसके बाद फिर इन्होंने स्पायरलिंग जो, सो इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने दिया था प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं दिया था, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम था। और ग्रोथ रेट उस वक्त अच्छे से किया खान साहब ने। हाँ, हैंडल उन्होंने, आई थिंक यस, आई थिंक ही हैंडल्ड इट वेरी वेल, स्पेशली जैसे मैं कह रही हूँ इंटरनेशनली भी इनको प्रेज मिला था। जी, तो खान साहब ने जो पॉलिसीज बनाई उस पर पाकिस्तानियों की एटलीस्ट किसी एक चीज़ के ऊपर तो जो है तारीफ हुई कि अच्छे तरीके से नॉट जस्ट दिस बट ऑल्सो जब वो आए गवर्नमेंट में तो उस वक्त एक बहुत पॉजिटिव इमेज आई पाकिस्तान की। आई रिमेंबर 2018 में इंटरनेशनली आर्टिकल्स आ रहे थे कि इमरान, यू नो, व्हेन ही वाज गोइंग टू द यूएन, व्हेन ही वाज स्पीकिंग, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और आई वाज सो एक्साइटेड एज वेल कि फाइनली हमारे कोई लीडर आए जो हम वी कैन प्राउडली से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यू नो एक वो प्राउड मोमेंट था, क्योंकि टिकटॉक की बात करें या किसी सोशल मीडिया ऐप की, तो खान साहब को बड़े ऐसे दिखाया जाता है जैसे हीरो आ रहे हैं और बाकियों को जो है मिमिक्री की जाती है। तो आप इस चीज़ की गवाह है कि खान साहब के आने से आपको प्राउड फील होता था कि एटलीस्ट पाकिस्तान को कोई बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। जी जी बिल्कुल, एटलीस्ट समबडी यू नो जो एक डायलॉग कर सकते हैं ना, एक डायलॉग कर रहे हैं और प्रोडक्टिव डायलॉग कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे लीडर्स से और अपनी ऑफ कोर्स यू नो एक दिस इज द वे जो है इंटरनेशनली रख रहे थे उसको कि पाकिस्तानियों को मसला है या जी, और पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, हमारी नेशनल यू नो ऑनर को और हमारी इंटेग्रिटी को, डिग्निटी को। तो ये था और ये हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। हमने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया था कि हम उसको यू नो हर एक के आगे अपने आप को प्रेजेंट करके कॉम्प्रोमाइज़ करें। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे ही रिप्रेजेंटेड अस। अगर हम बात कर लें कि करप्शन तो शुरू से है, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया, किसी न किसी तरीके से जो है करप्शन होती रही। डू यू थिंक खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है कौन करप्ट है कौन नहीं, या जो सियासतदान अभी जो है वो करप्शन की वजह से बदनाम है, वो पहले भी उतने ही बदनाम थे कि खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बता दिया कौन किस लाइन में खड़ा है? देखिए, पहले आई थिंक चीज़ें वही है कि मे बी 10-15 साल पहले चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया खुद भी इतनी एम्पावर्ड नहीं थी। तो करप्शन तो हमारे सिस्टम में रही है शुरू दिन से, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकी। हम लोग कभी यू नो मिलिट्री, फिर सिविलियन डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री, और हमेशा इंटरफेयर। अभी तक हमारी कंप्लीट टर्म तो हुई नहीं है, सिविलियन टर्म हमने अभी कंप्लीट नहीं की। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। तो इसमें फिर ऑफ कोर्स जब करप्शन हो रही है और यू नो लोग लीडर्स सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, गरीब लोगों के बारे में, तो वो करप्शन हमेशा से थी। इमरान खान ने उसको हाईलाइट किया, उसको अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अब ये जो सारा लीगल क्राइसिस चल रहा है अभी, जुडिशरी का और पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी अब एक ये बहुत डिफरेंट दौर में अब हैं। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। करप्शन चल रही थी, पॉलिटिशियंस को मारा जा रहा था, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब एक बहुत ही डिफरेंट दौर है। और ये द क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान फॉर इंगेजिंग द पब्लिक। वो अब उन लोगों से बात करते हैं, खिताब करते हैं लोगों से रोज़ाना ऑलमोस्ट अपनी सोशल मीडिया से, तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो उन्होंने बस हाईलाइट किया करप्शन से पहले लाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ही ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि एजुकेट करें ना। अब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, लोगों को पता है कि अब हमने क्या प्रोसेस फॉलो करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, यू नो हम ये प्रोसेस है क्या, कि कितनी अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बन रहे हैं, इनका सुओ मोटो नोटिस का क्या मतलब है। सब आई थिंक ये लोगों को यू नो सियासी शऊर नहीं था, पता है लोगों को ये भी पता है कि किसने किस चीज का जो है इख्तियार हासिल है, किसने इसका ऑर्डर देना है, इलेक्शन की डेट कौन दे सकता है। हर एक चीज जो है वो वाज़े हो चुकी है, किसके इख्तियार में है और किसके इख्तियार में नहीं है। हाँ जी, अगर हम बात करें जो पाकिस्तानी है या कोई भी कंट्री के लोग हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ से आप पाकिस्तान आई हैं, तो पाकिस्तान आने का मकसद क्या था कि पाकिस्तानी को सर्व करना है, पीटीआई में क्या क्या चल रहा है ये बताएं। हाँ, पाकिस्तान आने का मकसद हमेशा से मेरा यू नो एक ये पैशन रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, मैं आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, लेकिन फिर मैं इंग्लैंड चली गई बचपन में ही, और मैं वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड से, और फिर मैंने सिविल सर्विस में वहाँ पे जॉब की है, यूके सिविल सर्विस में। एंड तो वो एक, लेकिन हमेशा से मेरे अंदर एक आई हैड अ very strong connection to Pakistan. इसमें the credit also goes to my father. मेरे अब्बू वो पॉलिटिक्स में उनका भी बहुत इंटरेस्ट है, और हम हमेशा, मैं और मेरे अब्बू, हम पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी डिस्कशंस और बातें करते थे। तो एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप था, लेकिन मौका मुझे अब मिला है कि अब मैं पाकिस्तान आई हूँ और अब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, और ये मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, अपना जज्बा फॉलो कर रही हूँ। What do you think कि पाकिस्तान में अगर आपको मौका मिले तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगी फौरी तौर पर बेहतर की जाए या फौरी तौर पर आवाम के लिए की जाए?
سب سے پہلے میرا ہمیشہ سے جب بھی میں پاکستان کے بارے میں نے سوچا ہے تو ایک بہت ہی چیز جو مجھے نظر آئی ہے کہ یہاں پہ کلاس انیکوالٹی بہت ہی آبویس ہے. ہمارے جو اپر کلاس اور مڈل کلاس اور لوور ایکسٹریمز ہیں. سو میرا ایک پورا ایکچولی ریزن اور میرا پیشن ہمیشہ سے سوسائٹی کے جو انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان سے ہے کہ میں ان کے لیے کسی طرح ان کے معاشی حالات میں بہتر کر سکوں. میرا ان سے ان کے لیے احساس ہے. سو آئی ووڈ سے نمبر 1 وڈ بی کہ میں کسی طرح جو ہمارے غریب طبقہ ہے ان کی لائف کو کس طرح بیٹر کر سکوں, ان کے لیے کیا ایسے پروگرامز ہیں جو انیشیٹ کر سکوں. ان کی ایجوکیشن, اگر ہم گاؤں میں جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولس کتنے کم ہیں, ٹیچرز کتنے لمیٹیڈ ہیں ریسورسز, اور یہ ہمارے میسز ہیں زیادہ تر ہماری غریب اور جو ان کی نیوٹریشنل پرابلمس. سو آئی وڈ سے کہ غریب لوگوں کے لیے پروگرامز, ان کی ایجوکیشن سب سے پہلے, پڑھائی اور ان کی ہیلتھ کیئر, ان کی ویلفیئر کے لیے سب سے پہلے دس از وٹ آئی وڈ ڈو. آئی وڈ فوکس آن them. I would, میں اپنے پورے بجٹ کو اسی طرح ٹارگیٹ اس کو ریپرائٹائز کروں گی. ہاں جی, رادر دین کہ ہم ملٹری پہ اتنا زیادہ. سو غریب لوگوں کے لیے. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ سے رول آف لا, جو ایک پوری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہو جس کو ہم فالو کریں, جس کو پولیس ڈرے, لوگ ڈریں کہ ہماری ایک انفورسمنٹ ہے. جوڈیشری کو انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. اور تھرڈلی آئی تھنک آئی ووڈ ریئلی اسٹرینتھن آور انٹرنیشنل ریلیشن شپس, بیکاز ہمیں ڈائلاگ, ابھی جیسے ریسنٹلی ایک US سمٹ ہوا تھا تو اس میں پاکستان نے نہیں انگیج کیا. کب ہوا یہ ابھی ہوا ہے لاسٹ منتھ US میں. اٹ واز اے ڈیموکریسی سمٹ اینڈ دے انوائٹیڈ پاکستان, بٹ پاکستان آپٹیڈ آؤٹ آف اٹ. اب جو ہمارے حالات ہیں, ہم آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہمیں انگیج کرنا چاہیے US کے ساتھ, اور جو ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں. سو آئی ووڈ سے انٹرنیشنلی میں اپنے لنکس اسٹرانگ کروں گی, بیکاز ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ہماری ابھی ڈیولپڈ اس طرح کنٹری نہیں ہے کہ ہم اسٹینڈ الون کر سکیں. ہمیں US کی بھی ضرورت ہے, ہمیں چائنا کی بھی ضرورت ہے, ہمیں سارے پارٹنرز کی ضرورت ہے. اور ڈیولپ ہونے کے بعد بھی آئی گیس آپ کو اپنے تعلقات تو بہتر ہی رکھنے آپ کو ایک ڈپلومیسی کے ساتھ چلنا ہے. آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں, لیکن ڈپلومیسی کے ساتھ چل کے سب کے ساتھ آپ اپنے کنٹری کو تو پہلے اسٹرانگ تو کریں, اکانومی کو, اس کے بعد آپ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. اگر ہم بات کریں جیسے کہ آپ کی اسٹڈیز ہیں پولیٹیکل سائنسز میں, آپ کو پتہ ہے ڈفرینس کہ ایک پڑھا لکھا سیاستدان جو ہے وہ کس طریقے سے ملک کے لیے پالیسیز ڈیزائن کر سکتا ہے, اور ایک جو جیسے کہ ہمارے اکثر اوقات اسکینرز اٹھتے رہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کی ڈگری جو تھی وہ جعلی تھی, فلاں سیاستدان کی ڈگری جو تھی وہ جعلی تھی. تو جعلی ڈگری والے سیاستدان میں اور کسی اچھے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے سیاستدان میں یا کسی اور رینون ادارے سے پڑھے ہوئے سیاستدان کی پالیسیز میں what do you think, what is the basic difference? آئی تھنک یہ بیسک ڈفرینس یہی ہے کہ ہر چیز کو پھر جو جینیونلی ایک جن کی کوالیفیکیشنز ہیں یا جینیونلی جو انلائٹنڈ, اور اینڈ آئی ووڈ سے کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن اٹس ناٹ آلویز نیسیسری کہ آپ کو ایک اچھے لیڈر بننے کے لیے فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لیکن اٹ ریئلی ہیلپس. آئی تھنک آپ اپنے 5 year plans بنا سکتے ہیں, آپ ان کو صحیح طرح اسٹڈی کر کے آپ اس کی امپلیمنٹیشن. تو آئی تھنک ڈفرینس یہی ہے کہ آپ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ طریقے سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور آئی تھنک آف کورس اگر آپ کے پاس جعلی ڈگری ہے تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. ہمارے بہت ابھی ہیں لیڈر, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, آپ بتا نہیں سکتے کہ ہماری یہ پرابلم ہے. اور پھر جب وہ لیڈرز جن کی جعلی ڈگریز ہیں جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹرویوز میں, مطلب میں نام نہیں لوں گی, بٹ وی کین سی کہ ان کے فیکٹس ایک بتائیں گی آپ کو ایسی بات جسے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے, آپ کی اسٹڈیز ہی ہیں, آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہے جو عوام کو شاید نہ پتہ ہوں کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں, لائک جس نے پولیٹیکل, جس کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, میں فرق کیا ہے. کوئی بھی آج تک آپ نے کوئی ٹی وی شو دیکھا, کچھ بھی دیکھا, اس میں سب سے فنی چیز آپ کو کیا لگی؟ ہم اس شخص کا نام نہیں بتائیں گے, پر ہم بتائیں گے اس نے بات کیا کی. ہاں مطلب ایک ابھی انٹرویو ریسنٹ ایک ہماری جو لیڈر ہیں وہ she was asked what's your favorite history book and she said fiction is my favorite history. مطلب this was so funny. آپ fiction کو history, how can you say that? So and I think we all know who we're talking about here. لیکن اس طرح کی آپ جب statements دیتے ہیں, اس طرح کی blunders کرتے ہیں, تو it's very obvious کہ آپ نے کوئی چیز رٹی ہوئی ہے اور وہ genuine نہیں ہے. تو but I think again I would like to say کہ ہر ایک
बंदे का अपना है वो एक्सपीरियंस और लेकिन एज अ लीडर आप कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी ऐसी बात करेंगे या कोई और ऐसी बात करेगा तो वो हमें भी एम्बैरेसमेंट होती है पाकिस्तानी। जी, आपको खुद को अपनी पहले एजुकेशन ना भी हम कहें तो अपनी नॉलेज तो आप इंक्रीज़ करें और आप सही बात करें, अगर आपको नहीं पता तो आप ना बात करें। तो आई थिंक एक अपनी कंट्री के लिए आप उसको मजाक ना बनवाएं, आप अपने काम को सीरियसली लें और उसको एक गेम ना बनाएं। लेट्स नॉट ट्रीट पॉलिटिक्स एज डर्टी, आई वुड से आप इसको एज अ जॉब ट्रीट करें। इंग्लैंड में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, मतलब एक इतना सिस्टम वो है, इतना स्मूथ है कि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो लिटरली विद इन हाफ एन आवर जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो दे लीव द 10 डाउनिंग स्ट्रीट एंड देन द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ड्राइव्स थ्रू। तो एक इतना सीमलेस सा सिस्टम है और वहाँ पे पॉलिटिक्स का ये जंग नहीं चल रही है, वॉर। तो हमें थोड़ा इस पॉलिटिक्स को थोड़ा हमें रीथिंक करना चाहिए कि हम एक काम कर रहे हैं और हमने कंट्री को बेहतर करना है, हमने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो ये थिंक सो कि जैसे कि हमारे सियासतदान जब भी बात करते हैं तो ये बात की जाती है कि फलां ने ये गलत कर दिया, फलां ने ये गलत कर दिया और फलां ने ये गलत कर दिया। इसके बजाय हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपने सही क्या किया। हाँ बिल्कुल, बुराइयों के बजाय हमें उनके अच्छे कामों को पूछना चाहिए, क्या क्या किया आप लोगों ने कंट्री में। डू यू थिंक सो? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे ही है, बिकॉज इसी तरह तो हम आगे आई थिंक अगर आपने काम करना है ना और असल में काम करना है तो हमारा फोकस अपने आप पे होना चाहिए, अपने आप को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। अगर हम एक दूसरे पे वी आर ऑलवेज शूटिंग फायर एट ईच अदर, तो फिर हम फिर हम कब सोचेंगे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अब इलेक्शंस करवा देते 2-3 महीने पहले तो हमारी इकोनॉमी कितनी अभी डिफरेंट होती। अभी इन्फ्लेशन रेट हमारी 35% है, 31% से इंक्रीज। ये चीज़ आवाम को समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जब पैसे नहीं है तो फिर इलेक्शन से क्या होता है ना। ऑल दो आपकी मईशत जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी मईशत कैसी रहेगी अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल है। आवाम को आपने आगाह करना है किस तरह डिपेंड करता है ये मईशत हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे, स्टेबल होने पे। आवाम को आप आम अल्फाज में बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों जरूरी है इलेक्शन। खान साहब क्यों कहते रहते हैं कि इलेक्शन करवाएं जबकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। हाँ नहीं, पैसे हमारे पास हैं, यहाँ पे नियत नहीं है इलेक्शंस करवाने की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, इलेक्शंस हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब से ये पूरी नेशनल असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं तब से हमारे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, हमारे डॉलर की देखिए रेट क्या, महंगाई कितनी हो गई है, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है, हमारी कंट्री डिफ़ॉल्ट होने वाली है। अब इसको एक बहुत ही हम सिंपल एनालिजी मैं आपको देती हूँ कि अगर हम घर को देखें, उसमें जो हमारे घर के लोग होते हैं, माँ बाप, बच्चे, एक्सेट्रा, अगर घर का ही निज़ाम नहीं सही चल रहा तो आप किस तरह अगर सुकून नहीं है घर में तो आप कैसे बाहर जाएंगे, कैसे जॉब करेंगे, कैसे अर्न करेंगे, कैसे अपनी इनकम लाएंगे और उधार भी कैसे लेंगे। जी आपकी तो घर में आपस में नहीं बनती, आप उनसे उधार मांगने आ रहे हैं, आप पे तो घर के वाले यकीन नहीं करते। और एक वो निज़ाम नहीं होगा ना, अगर एक सिस्टम ही नहीं है घर का तो आप कैसे आगे बाहर फिर दुनिया को कैसे फेस करेंगे। तो अभी हमारी सिचुएशन है कि हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो उसको हमें इलेक्शन से हमें एक पता चलेगा अब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट है, नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, लेट्स नॉट फाइट एंड एक पावर स्ट्रगल में नहीं हमें रहना चाहिए। हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हम लोगों का यहाँ पे एक मूड चेंज हो रहा है तो हमें और अगेन आई वुड से इंग्लैंड में ऐसा होता है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर टोनी ब्लेयर रिज़ाइन, जब उनको नज़र आया कि उन्होंने इराक वॉर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई, बहुत वो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो ही रिज़ाइंड ग्रेसफुली। सो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी ये इसमें हमें आना चाहिए। आप छोड़ें गवर्नमेंट, आप फिर नेक्स्ट आप यहीं पर हैं, आप दोबारा आ जाएंगे नेक्स्ट टर्म में। एक चांस तो दें एक दूसरे को और कंट्री पे फोकस करें, रादर देन कि हमने बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहना है। बेशक लोग जो भी कहें तो बेइज्जत आप सो वी शुड रियली आई थिंक अपने इस तरह जो है सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कुर्सी मर्तबे दोबारा भी आ जाते हैं लेकिन इज्जत जो है वो एक ही बार आती है। मैडम ये कहिएगा कि खान साहब ओवरसीज पाकिस्तान में तो बहुत पाकिस्तानियों के हवाले से तो बेहद फेमस है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर एक और चर्चे है कि खान साहब इतने फेमस हो चुके हैं कि अगर आप किसी गोरे से भी पूछे पाकिस्तान तो वो आगे से कहता है इमरान खान। जवाब ये होता है, इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा कुछ होता है? आपको एक्सपीरियंस जो आप आवाम के साथ शेयर करना चाहिए।
हाँ देखिए इमरान खान हमेशा से ऑफ कोर्स एक सेलिब्रिटी रहे हैं, एक स्टार रहे हैं, पीपल लव हिम इन पाकिस्तान, ठीक है, पॉलिटिक्स के आने से पहले भी उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो किया है, जो फिलैंथ्रोपिक वर्क किया है, क्रिकेट तो एक ऑफ कोर्स उनकी एक लेगेसी है, उसके अलावा जो उन्होंने वेलफेयर काम किया है। लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो मेरे अब इंटरनेशनल फ्रेंड्स में मुझे मैसेज करते हैं, यू नो इमरान खान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी यू नो पीपल आर फॉलोइंग व्हाट ही इज़ डूइंग एंड वही हैं जो बेसिकली एक रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जस्टिस की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। वो जब भी अपनी बात करते हैं डेमोक्रेसी की, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम कह सकते हैं कि ये, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, यू नो, जो एक जेन्युइनली गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ करके जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो हैं। पूरे भी आजकल पूछ रहे हैं खान साहब पाकिस्तान अगर इसी हवाले से हम बात करें, खान साहब जो हैं वो फेमस तो हैं ही, लेकिन बाकी सियासतदान जो हैं उनके फंड्स के बारे में तो सवालात नहीं उठाए जाते। खान साहब ने बाहर से फंड्स लिए लेकर जो है ट्रस्ट के नाम पर लिए और यहाँ पर पॉलिटिक्स लगा दिए, इसमें क्या सच्चाई है और वहाँ के लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं इसको कि क्योंकि पाकिस्तानी पीटीआई के कारकुन तो कहते हैं ये एक ओछा हथकंडा है, बाहर के लोग इस तमाम फंड्स को किस तरीके से लेते हैं? पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो उनका जो प्यार और ट्रस्ट है इमरान खान के लिए वो वहीं का वहीं है और वो नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी एक कनेक्शन है ओवरसीज, स्पेशली इंग्लैंड के यू नो ओवरसीज़ के पाकिस्तानीज़ के साथ। उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा गुजारा है और वो जब जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, एंगेज करते हैं, तो उनका दे लव हिम एंड दे हैवंट चेंज्ड हिज व्यू, देयर व्यू यू नो अबाउट हिम, और वो सारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में सारे। तोशा खाना के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए तोशा खाना की जब से वो हमारी रिपोर्ट निकली है ना, पब्लिश हुई है कि किसने क्या लिया, तो उसमें तो एक्चुअली इमरान खान ने तो काफ़ी चीज़ें वापस की हैं, तो और उन्होंने जो चीज़ें रखी भी हैं, तो अगर हम टोटल फिगर्स देखें तो वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यू नो उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली थी, गिफ्ट्स, द अमाउंट। सो जब हम बात करते हैं कम या ज़्यादा की बात नहीं की जा सकती, गलत जो है वो गलत है, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो। तो खान साहब पर इस हवाले से कोई बात की जाती है कि शायद इन्होंने जो है कुछ गलत किया या बिल्कुल? आई थिंक इसमें देखिए उनके केसेस चल रहे हैं, उनको कोर्ट जाके और जा भी रहे हैं, वो हियरिंग्स पे जा रहे हैं, वो डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड ही इज़ अटेंडिंग द कोर्ट। लेकिन ट्रस्ट जो है वो कायम है। हाँ, ट्रस्ट कायम है और लोग इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि अभी ये एक पॉलिटिकल गेम चल रही है एक दूसरे पे, यू नो ट्राइंग टू थ्रो मड एट ईच अदर बेसिकली। तो वो कोर्ट में जाएं, इस चीज़ को कोर्ट डिसाइड करे, अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ये भी एक क्वेश्चन है। एक घड़ी लेकर उसकी जायज़ कीमत देकर आगे बेच भी दी जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनका मौक़िफ़ है और उनका ये कहना है कि एक जब चीज़ ख़रीद ली तो वो उसका जो मर्ज़ी आगे किया जा सकता है। खान साहब जो हैं उनके हवाले से एज अ पर्सन आपने बताना है, खुद एज अ फॉलोअर या आप फॉलो करती हैं, खान साहब को जो है पीटीआई को पसंद भी करती है, मंशूर को। खान साहब की एक सबसे अच्छी बात जो उनको खान साहब बनाती है और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए आदत? आई थिंक सबसे उनकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है आई वुड से इज़ हिज परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क, यू नो, बिकॉज आई रिमेंबर उनका मैंने इंटरव्यू एक देखा था व्हेन लॉन्ग टाइम अगो एंड ही सेड दैट यू नो विद व्हेन ही वाज इन हिज क्रिकेट डेज ही सेड कि मैं यू नो ही सेड आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर, लेकिन आई प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड ही वुड डू दैट, ही वुड गो टू द नेट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो वो जो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की उन्होंने रूटीन डिस्क्राइब की थी ना, वो अभी तक उनकी ज़िंदगी में चल रही है। तो आपने एक वो जो परसिवियरेंस है उनके अंदर और करेज है, सेल्फ बिलीफ, सो दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ लीडर, और उनकी ऑफ कोर्स जो ऑनेस्टी है एंड आई थिंक उनकी जो वीकनेस जो यू नो दैट ही कुड आई थिंक जो चेंज कर सकते हैं। आई थिंक पॉलिटिक्स में हमें डिप्लोमेसी के साथ भी चलना चाहिए। आई थिंक हमें कभी ना कभी यू नो अपनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर नेशनल यू नो आइडेंटिटी, हमें सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और एक डायलॉग और इंगेजमेंट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में भी ज़्यादा डिप्लोमेसी समटाइम्स इट कैन हेल्प यू नो बीइंग अ पॉलिटिशियन। थोड़ी सी जो है रवाबत कायम रखनी चाहिए, हमेशा इस डगर तक नहीं चले जाना चाहिए जब जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आई ना सके। So we shouldn't burn all our bridges। जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तानियों से क्या कहेंगे? पाकिस्तानी से ये कहूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैव अ यू नो दे हैव अ ग्रेट अटैचमेंट टू पाकिस्तान एंड दे वांट टू टेक पार्ट। उनका दिल होता है कि वो पाकिस्तान आएँ और इवन वोट करें और यहाँ के सिस्टम में यू नो हिस्सा लें। तो पाकिस्तान को हमें एक ऐसा अपनी कंट्री को बनाना चाहिए कि सब लोग यहाँ पे वापस आएँ, नॉट कि यहाँ से भागें। और अभी यही हम देख रहे हैं कि लोग महंगाई की वजह से इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं।
واقعی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Thank you. ناظرین, آج آپ نے دیکھا پاکستانی سیاسی سچویشن, پاکستان کو اوورسیز پاکستانی کی نظر سے, کیونکہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ پورے دنیا میں ہماری جو ہے جگ ہسائی کا ریزن بن رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور الیکشن کس قدر ضروری ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, اور کیا خان صاحب نے جو اسٹیپس لیے وہ اچھے تھے, اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا مزید کوئی ایسے اسٹیپس ہیں جو خان صاحب کو لینے چاہیے ایز اے پولیٹیشین, ایز اے لیڈر. اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.